Hello dear students, welcome again to this YouTube channel। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। काफ़ी सारा प्यार आप लोगों से मुझे मिल रहा है और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर रहे हैं और बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक एफडब्ल्यू टेलर ने ही दी है सारी की सारी। तो उसमें सबसे पहले फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप जो है वो एक्सटेंशन है डिवीजन ऑफ लेबर का। डिवीजन ऑफ लेबर हम पहले पढ़ चुके हैं डिवीजन ऑफ वर्क के फॉर्म में। उसका मतलब ये था कि आपने वर्क टोटल वर्क को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया एंड उनको जो वर्कर है उसकी एबिलिटी के बेसिस पे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि स्पेशलाइजेशन की सिचुएशन क्रिएट हो सके। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, ये उसका एक्सटेंशन है। एफडब्ल्यू टेलर का कहना ये था कि भाई सिंगल वर्कर सुपरवाइजर या मैनेजर हो तो उसके अंदर सारी की सारी मैनेजरियल स्किल्स नहीं हो सकती। इसीलिए एफडब्ल्यू टेलर ने यहाँ पर 8 स्पेशलिस्ट को सजेस्ट किया था, यानी कि 8 स्पेशलिस्ट सजेस्ट कर रहे थे कि अलग अलग 8 स्पेशलिस्ट होंगे और वो जो है एक वर्कर को इंस्ट्रक्शन देंगे जिससे कि एफिशिएंसी भी मेंटेन हो जाएगी और इजीली जो टारगेट्स हैं फर्म वो अचीव कर लेगी। तो ये क्या है, हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि फैक्ट्री मैनेजर के अंडर जो है वो प्लानिंग इंचार्ज है और प्रोडक्शन इंचार्ज है। फिर प्लानिंग इंचार्ज के अंडर जो है रूट क्लर्क है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, डिसिप्लिनेरियन है। देन प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में आपका स्पीड बॉस है, गैंग बॉस है, रिपेयर बॉस है, इंस्पेक्टर है। अब इनके फंक्शंस क्या थे भाई? एफडब्ल्यू टेलर ने ये कहा कि एक बंदे के अंदर सारी क्वालिटीज नहीं हो सकती, तो उसने सजेस्ट कर दिया कि 8 लोग होंगे, वो 8 के 8 डिफरेंट टाइप के वर्क परफॉर्म करेंगे क्योंकि उनकी क्वालिटीज डिफरेंट होगी, वो टेक्निकली जो है साउंड होंगे अपनी अपनी फील्ड में एंड दैट्स वाई वो ज़्यादा बेटर तरीके से वर्कर को गाइड कर सकेंगे। यानी वर्कर को 8 जो लोग हैं, स्पेशलिस्ट हैं, फोरमैन्स हैं, उनसे उनको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। तो अगर हम बात करें रूट क्लर्क की, तो रूट क्लर्क को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो ये है कि टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो प्रोडक्शन होगा वो किस तरीके से होगा, क्या पाथ होगा प्रोडक्शन का, कैसे रॉ मटेरियल आएगा, क्या होगा, कैसे यूज होगा, किस तरीके से प्रोडक्शन होगा, वो काम रूट क्लर्क का है। देन बात आती है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क की। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको इंस्ट्रक्शन जो है वर्कर को देने हैं कि कैसे काम करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि उसको टाइम, यानी कि जो प्रोडक्शन वो चल रही है, प्रोसेस चल रही है, जो भी वर्क कर रहे हैं उसका टाइम देखना, नोट करना और कॉस्ट शीट्स बनाना है, यानी कॉस्ट जो इन्वॉल्व हो रही है वो क्या है। देन अगर हम बात करें डिसिप्लिनेरियन की, तो ही वॉज गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स, यानी वर्कर्स में डिसिप्लिन मेंटेन रहे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिसिप्लिनेरियन को दी गई। देन अगर बात करी जाए स्पीड बॉस की, तो स्पीड बॉस को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी गई कि भाई वो ये इंश्योर करे कि टाइमली जो है वो काम हो जाना चाहिए, यानी जो भी वर्क, जो भी जॉब असाइन करी गई है वो टाइम से पूरी हो जानी चाहिए। गैंग बॉस, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर वर्क। गैंग बॉस को ये काम दिया गया कि भाई मशीन्स एंड टूल्स जो उनको रेडी रखना है ताकि वर्कर्स आए और उस पर काम शुरू हो जाए। रिपेयर बॉस, रिपेयर के नाम से आप समझ गए होंगे कि ही वॉज सपोज टू मेंटेन द टूल्स एंड मशीन्स सो दैट दे कैन बी इजीली यूज, यानी कि उनको वर्किंग कंडीशंस में मेंटेन करके रखना जो काम है वो रिपेयर बॉस को दिया गया। देन बात करते हैं इंस्पेक्टर की, तो इंस्पेक्टर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि उसको ये मेंटेन कर देखना है, चेक करना है कि क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो मेंटेन रहे, ऐसा नहीं कि क्वालिटी सेक्रीफाइस हो। तो ये सारे 8 लोग जो हैं वो मिलकर इंस्ट्रक्शन जो है वर्कर को देंगे, ऐसा सजेस्ट किया एफडब्ल्यू टेलर ने इन फंक्शनल फोरमैनशिप। और क्यों दिया? बिकॉज एफडब्ल्यू टेलर का कहना यह था कि एक सिंगल पर्सन में सारी मैनेजरियल क्वालिटीज नहीं हो सकती हैं। अब अगर हम सेकंड टेक्निक की बात करें, तो सेकंड टेक्निक जो एफडब्ल्यू टेलर ने दी वो थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसी प्रोसेस थ्रू विच यू हैव सेट सम स्टैंडर्ड्स, यानी आपने कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिए हैं और उन क्राइटेरिया के अगेंस्ट ही जो एक्टिविटीज फॉर्म की हैं वो मेजर होंगी। इसके केस में जैसे कि बिजनेस एक्टिविटी हो, चाहे प्रोसेस हो, रॉ मटेरियल हो, टाइम हो, मशीन हो, मेथड्स हो, ये सब कुछ को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दिया जाता है। सपोज कोई वर्क है, उसको करने का एक स्टैंडर्ड टाइम आपको दे दिया गया 2 घंटे, तो विद इन 2 आवर्स यू हैव टू कंप्लीट दैट वर्क, उसका एक स्टैंडर्ड है। तो सेम वे में जो फर्म होती है वो क्या करती है, स्टैंडर्डाइजेशन में बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो सेट कर देती है, जैसे कितने टाइम में काम पूरा होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, क्या साइज होना चाहिए, क्या शेप होना चाहिए। यही रीजन है कि आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं तो वो प्रोडक्ट जो होता है सेम होता है, यानी कि अगर सेम कंपनी, सेम मॉडल, सेम सब कुछ है तो प्रोडक्ट हर बार सेम ही मिलेगा। अगर आप कोई सोप यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डव का सोप यूज कर रहे हैं तो आपको हर बार उसका जो शेप है, साइज है
और जो क्वालिटी है वो सेम मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप एक बार लाएंगे वो थोड़ा अलग शेप में होगा, नेक्स्ट टाइम लाएंगे तो कुछ और साइज में हो जाएगा, शेप में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर वो सेम वेरिएंट है तो सेम ही रहेगा, उसके अलावा वो चेंज नहीं होगा। तो ये कैसे हो रहा है, ये सब स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू हो रहा है। अब बात अगर करें सिंप्लीफिकेशन की, तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि मेकिंग थिंग्स एंड प्रोसेस सिंपल। आप प्रोसेस थिंग्स या फिर इवन प्रोडक्ट को भी आप सिंपल बना देते हैं। जो एक्टिविटीज फॉर्म में कर रहे हैं उसको भी सिंप्लीफिकेशन होता है। इसका एक मीनिंग ये भी होता है कि एलिमिनेटिंग और रिमूविंग द सुपरफ्लुअस एक्टिविटीज। जो सुपरफ्लुअस एक्टिविटीज होती हैं उनका मतलब ये होता है कि जो अननेसेसरी एक्टिविटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फर्म है जो बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन लेके चलती है, लेकिन उसकी कुछ प्रोडक्ट लाइंस ऐसी हैं जो कि नॉन प्रॉफिटेबल है, अब उनसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, अनप्रोडक्टिव है, तो उनको आप क्या करेंगे, हटा देंगे। तो फर्म जो है उसको हटाएगी, दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। और ये दोनों, अब हम बात करते हैं वर्क स्टडी टेक्निक्स की, जो कि थर्ड टेक्निक है आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट की। और इसमें आता है आपका मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी। ये इस बार इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत टाइम से पूछा नहीं गया है। आई थिंक 2010 में क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, उसके बाद ये नहीं आया है, तो इसीलिए हो सकता है कि इस बार वर्क स्टडी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आए। तो वर्क स्टडी में पहली जो स्टडी है वो है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये था कि दिस स्टडी इज बीइंग कंडक्टेड टू फाइंड आउट वन बेस्ट मेथड। हमें पता है कि आपको पता है कि हमने इससे पहले जब प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़े थे एफ.डब्ल्यू. टेलर के, तो उसमें एक प्रिंसिपल था साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब में एफ.डब्ल्यू. टेलर का कहना ये था कि किसी भी एक्टिविटी को करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक मेथड ऐसा होता है जो कि बेस्ट मेथड कहलाता है और उसी से एफिशिएंसी अचीव होती है। तो यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये कहा कि भाई अगर उस वन बेस्ट मेथड को ढूंढना है तो उसके लिए मेथड स्टडी करनी पड़ेगी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव इसका जो है वो ये है कि टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टू मैक्सिमाइज क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर या कंज्यूमर। यानी कंज्यूमर को जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और जो प्रोडक्ट उसको मिल रहा है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, मैक्सिमाइज करना, लेकिन एट द सेम टाइम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करना। तो हमारा सेकेंड स्टडी है मोशन स्टडी की। मोशन स्टडी के लिए टेलर ने कहा था कि भाई जब वर्कर कोई एक्टिविटी कर रहा होता है या अपने टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है तो वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, और जो कुछ मोशंस होते हैं, कुछ एक्शंस होते हैं वो वर्कर के, वो हो सकता है प्रोडक्टिव ना हो, यानी अनप्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। तो ऐसे में टेलर ने सजेस्ट किया कि भाई मोशन स्टडी होनी चाहिए ताकि आप प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव एंड इंसिडेंटल मोशंस को फाइंड आउट कर सकें एंड अकॉर्डिंगली उस पूरी के जो जॉब प्रोफाइल है यानी पूरी एक्टिविटी है जॉब की, उसमें से आप उन अनप्रोडक्टिव एक्शंस को रिमूव कर सकें। इसका ऑब्जेक्टिव एक ये भी है कि टू अचीव द एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंसी अचीव करने के लिए भी यूज़ होगा। एंड देन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इसमें जो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया या टेक्निक दी, उसमें उन्होंने यूज़ ऑफ स्टॉप वॉचेस करा, यानी कि स्टॉप वॉचेस का यूज़ किया जाएगा या जाता है, और डिफरेंट कलर्स भी उन्होंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन से एक्शंस प्रोडक्टिव है, कौन से जो है अनप्रोडक्टिव है, वो किया। अब ऐसी सिचुएशन में इससे भी क्वेश्चंस कई बार आते हैं, यानी आपको हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिल जाए जहां पर मोशन स्टडी के बारे में दिया हो और आपसे पूछा हो कि कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करे गए थे। तो ऐसे में आप जो इक्विपमेंट ऑप्शंस अगर होंगे तो वो स्टॉप वॉचेज एंड डिफरेंट कलर्स हैं जो कि यहाँ यूज़ करे थे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने डिस्टिंग्विश करने के लिए बिटवीन प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव एंड इंसिडेंटल मोशंस को। अब बात करते हैं हम थर्ड वर्क स्टडी की, वो है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में एफ.डब्ल्यू. टेलर का कहना ये था कि भाई हर एक काम को जो करना है या करते हैं वर्कर्स, उसका एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, यानी हर किसी को ये पता होना चाहिए कि विद इन दिस टाइम ये चीज़ करनी है। जैसे कई बार क्या होता है, अपने क्लासरूम में भी सुना होगा कि नॉर्मली एज अ टीचर मैं भी कहता हूँ और शायद आपके टीचर्स भी कहते होंगे कि ये क्वेश्चन तो इतनी देर में हो जाना चाहिए था, या 5 मिनट में हो जाना चाहिए था, 10 मिनट में हो जाना चाहिए था, या 2 मिनट में हो जाना चाहिए। तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड टाइम है। और ये स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से आया है? ये रिपीटेडली जब ये परफॉर्मेंस देखी गई वर्कर्स की, मतलब या यहाँ पे स्टूडेंट्स की, क्योंकि एग्जांपल मैंने आपका स्टूडेंट्स का दिया है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जब आप एक टाइम स्लॉट या एक टाइम फ्रेम जो है वो ऑब्जर्व करते हैं और आप उसे क्या करते हैं, एक एवरेज टाइम मान लेते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन 5 मिनट में हो जाना चाहिए, या 2 मिनट में, 3 मिनट में, तो वो एक स्टैंडर्ड टाइम बन जाता है। सेम वे में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी ये सजेस्ट करा कि भाई जब वर्क हो रहा है तो टाइम मेजर कर लो कि इसको एक पर्टिकुलर वर्कर ने कितनी देर में किया, और उसके बेसिस पे आप एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दो। विद इन दैट टाइम फ्रेम अ वर्कर हैज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर वर्क, और उसी के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि वर्कर जो है वो एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट। अब इसके क्या फ़ायदे हैं?
एक तो इससे आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वर्कर जो है वो एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है। साथ ही साथ उसके बेसिस पे ही आप प्रॉपर इंसेंटिव प्लान जो है वो डिसाइड कर सकते हैं वर्कर्स के लिए, यानी कि उनको आप कैसे पेमेंट करेंगे, कैसे उनकी सैलरी वेजेस डिसाइड होंगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने में भी आपका टाइम स्टडी जो है वो हेल्प करती है। अब अगर हम बात करें फोर्थ स्टडी की, दैट इज फटीग स्टडी। फटीग स्टडी में जो ऑब्जेक्टिव था एफडब्ल्यू टेलर का वो ये था कि भाई अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स क्या होनी चाहिए जो वर्कर्स को दिया जाना चाहिए। अब ये रेस्ट इंटरवल्स क्या है और फटीग स्टडी क्या है। भाई ऑब्वियसली हम सबको पता है कि जब हम किसी वर्क को कर रहे होते हैं तो हम एक टाइम के बाद क्या होता है, थक जाते हैं। एंड जब हम थक जाते हैं तो उससे होता क्या है कि आप उतनी स्टेमिना या उस ज़ील के साथ वर्क नहीं कर सकते जितना आपने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था। इसको आप प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू भी ले सकते हैं। जब आप मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं तो उस समय जो आपके अंदर एनर्जी होती है, जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आप ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ जो है वो पढ़ते हैं हर चीज़ को। तो जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स, स्टार्टिंग में जो भी चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे होते हैं, स्टार्टिंग में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होते हैं वो बहुत ध्यान से आप पढ़ते हैं। बट जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाता है तो होता क्या है कि आप एक टाइम के बाद थक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 तो 3 तो सेकेंड थर्ड फोर्थ पीरियड के बाद आप क्या होता है, आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन होने लग जाती है एंड धीरे धीरे आपके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी कमी होने लगती है। तो ऐसे में क्या होता है, फिर आता है टाइम रेसेस का, आपको इंटरवल मिलता है। अब ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड हुई हैं कि 4 पीरियड स्टार्टिंग में मिल जाते हैं आपको, बीच में रेसेस मिलता है, देन उसके बाद फिर नेक्स्ट 4 पीरियड्स मिलते हैं। तो ये डिसाइड जो हुआ है वो इसी स्टडी के बेसिस पे हुआ है, यानी फटीग के स्टडी के बेसिस पे ही हुआ है। तो सेम फॉर्म में यही चीज़ जो है वो फैक्ट्री में भी अप्लाई होती है। जो वहाँ पे लंच ब्रेक मिलता है वर्कर्स को वो इसी बेसिस पे मिलता है कि कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद एक ब्रेक दिया जाना चाहिए वर्कर्स को, ताकि वो अपने स्टेमिना को रीगेन करें और फिर दोबारा वो उतनी ज़ील और उतने एफर्ट्स के साथ वर्क कर सकें जितना कि वो स्टार्टिंग में या पहले कर रहे थे। तो ये जो है फटीग स्टडी है। इससे आपको जो बेनिफिट है वो यही मिलेगा कि जब आपका वर्कर एनर्जी रीगेन कर लेगा तो ज़्यादा बेटर वर्क तरीके से वर्क करेगा, तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस जो है वो मेंटेन हो जाएगी। अब अगर हम बात करें फोर्थ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो वो है डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। ये एफडब्ल्यू टेलर ने प्रपोज किया था और इस सिस्टम का जो बेसिस है, यानी कि ये सिस्टम जो है क्यों बनाया गया था या क्यों प्रपोज किया गया था, तो वो उसका बेसिस था कि भाई जो पेमेंट होता है वर्कर्स को वो दिया जाना चाहिए उनके वर्क के बेसिस पे, यानी कि द वर्क विच दे हैव डन अकॉर्डिंग टू दैट द पेमेंट शुड बी मेड टू देम। अब एक रीजन इसका और था कि एफडब्ल्यू टेलर का कहना यह था कि थ्रू डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम इट विल बी इजी टू डिटरमाइन और डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर, यानी कि वर्कर एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है ये भी इजीली डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम के थ्रू जो है वो पता लग सकता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में समझेंगे कि डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम जो है वो क्या है। अब इस एग्जाम्पल को अगर हम कंसिडर करें तो हम मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे जो है वो 100 यूनिट्स है। यानी एक कंपनी है, उसने कहा कि भाई 100 यूनिट्स जो है वो पर वर्कर के बेसिस पे स्टैंडर्ड आउटपुट है। यानी अगर एक बंदा एक दिन में 100 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो वो एक स्टैंडर्ड आउटपुट है। उसके बेसिस पे पेमेंट कैसे होगी, तो 2 वेज रेट सिस्टम है, एक 1 और 2 में जो नंबर डाले हैं वो। फर्स्ट वेज रेट में कहता है कि भाई 10 रुपीज़ पर यूनिट के बेसिस पे मिलेगा अगर आप 100 यूनिट्स या उससे ज़्यादा जो है प्रोड्यूस करते हैं। यानी अगर कोई वर्कर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा तो उसको 10 रुपये के हिसाब से पेमेंट होगी, इवन 100 से ज़्यादा करेगा तो भी 10 रुपये के हिसाब से पेमेंट होगी। दूसरा वेज रेट ये कहता है कि अगर वर्कर लेस देन 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है तो उसको ₹6 पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट होगी। तो अब आगे हम इसको देखते हैं कि क्या होगा इस केस में। वर्कर 1 है, वो आउटपुट जनरेट करता है 99 यूनिट्स की, तो उसको वेजेस मिलती हैं 6 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड आउटपुट के कंपैरिजन कम किया है, तो उसको मिलते हैं 594 रुपीज़। वर्कर 2 है जो 101 यूनिट प्रोड्यूस करता है, यानी सिर्फ उससे 2 यूनिट ज़्यादा, और उसको वेजेस मिलती हैं 10 के हिसाब से, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट्स जो थी वो 100 थी। इसको मिल गए 1010 रुपीज़। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो एफडब्ल्यू टेलर का कहना ये था कि अगर इस मेथड को फॉलो किया जाए तो फिर क्या होगा कि वर्कर्स जो है वो मोटिवेट होंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अरे इसने 2 यूनिट्स जो है वो कम प्रोड्यूस करी थी तो 594 मिले, मैंने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया, मुझे ज़्यादा मिले। सेम में जो वर्कर 1 है उसको भी ये चीज़ लगेगी कि सिर्फ 2 यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से ऑलमोस्ट उसको जो बेनिफिट मिला है वो ज़्यादा मिला है। ऐसे में क्या होगा कि नेक्स्ट डे वो ज़्यादा बेटर तरीके से वर्क करेगा।
तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला, इसके लगभग सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।